तो बच्चों अभी तक हमने जो है नॉन कॉर्डेट के फाइलम्स हमने देख लिए थे और आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे जिसमें हमारा अगला जो फाइलम आता है वो है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में हमारा अगला फाइलम जो है वो हेमिकॉर्डेटा। अब सबसे पहले इसके नाम पे जाते हैं। हेमी मतलब आधा अधूरा, कॉर्डेटा मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, यानी ये आधे अधूरे कॉर्डेट हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें रियल नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, बल्कि नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसकी वजह से इन्हें हेमिकॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम पहले साइंटिस्ट जब पहले इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो जब पहले इसके बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्हें नोटोकॉर्ड ही दिख रही थी। ठीक है, और नोटोकॉर्ड दिख रहा था, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो इसलिए उन्होंने इसको कॉर्डेट में रख दिया था। लेकिन जब बाद में उसको डिटेल स्टडी किया गया तो पता चला कि जो नोटोकॉर्ड इनमें पाया जाता था वो एक्चुअल नोटोकॉर्ड नहीं था। ठीक है, और इसलिए इन्हें कॉर्डेटा से निकाल के नॉन कॉर्डेटा में रखा गया और एक सेपरेट फाइलम बनाया गया और उस फाइलम का नाम पड़ा हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, उस फाइलम का नाम दिया हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा को अगर हम यहाँ पर देखें तो इनमें नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर भी है, लेकिन ये पूरी तरह से कॉर्डेट नहीं है और इसीलिए इन्हें नॉन कॉर्डेट में रखा गया। तो इसलिए इन्हें एक और टर्म दिया जाता है कि इन्हें नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ठीक है, दे आर सेड टू बी ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें, सबसे पहले बेलेनोग्लोसस, इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो हमें इसकी जो बॉडी समझ में आएगी। और बॉडी में सबसे पहले इसमें जो है कुछ पार्ट्स मैं बता दूं और जिसको लेकर डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछता है और अंडरस्टैंडिंग इस फाइलम की बढ़ जाती है। इसका जो बॉडी का सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसे कहते हैं प्रोबॉक्सिस। ठीक है, प्रोबॉक्सिस कहा जाता है। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमें दिख रहा है इसके बाद का, उसे कहते हैं कॉलर। ठीक है, तो और उसके बाद वाला जो पूरा पार्ट है इसे कहा जाता है ट्रंक। ठीक है, तो जनरली इनमें तीन पार्ट हो गए, प्रोबॉक्सिस, कॉलर और ट्रंक। अच्छा, ट्रंक जो है उसमें अगर अंदर देखेंगे तो यहाँ हमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ बीचों बीच जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। ठीक है, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को नोटोकॉर्ड कहा गया था। ठीक है, लेकिन इसको नोटोकॉर्ड न कह के अब इसे स्टोमोडियम कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टोमोडियम। और एक और नाम है इसका बकल डाइवर्टिकुलम। बकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, ये जो स्टोमोडियम या बकल डाइवर्टिकुलम है नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसे हेमिकॉर्डेटा कहा जाता है। और ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में। नीचे जो ये हमें ये जो ब्लैक स्पॉटेड स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, दीज आर हेपेटिक सीके। ये क्या होते हैं? हेपेटिक सीके। ठीक है, और ये पैंक्रियाज की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? पैंक्रियाज की तरह काम करते हैं हेपेटिक सीके। आगे देखते हैं तो हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर सब फाइलम एंड अंडर फाइलम कॉर्डेटा। तो पहले ये कॉर्डेटा फाइलम का एक सब फाइलम हुआ करता था, लेकिन अब इसे कॉर्डेटा से निकालकर एक अलग फाइलम बनाकर नॉन कॉर्डेटा में प्लेस कर दिया गया और इसे नाम दिया गया हेमिकॉर्डेटा। इनकी बॉडी की बात करें तो इन एनिमल्स की बॉडी जो है वॉर्म लाइक होती है। वॉर्म यानी
जैसे अर्थवॉर्म हो गया, फ्लैट वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया। तो इलोंगेटेड बॉडी होती है, लंबी होती है, ट्यूबुलर होती है, इसी को कहते हैं वॉर्म लाइक बॉडी। मरीन एनिमल्स होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी बॉडी में डेवलप्ड सिस्टम है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेफ्ट और राइट दो बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीनों जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं। सीलोमेट एनिमल यानी ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबॉक्सिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। तो तीन बॉडी के पार्ट हो गए, प्रोबॉक्सिस हो गया, कॉलर हो गया और ट्रंक हो गया। ये तीन इनकी बॉडी पार्ट पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे क्वेश्चन बनता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस में ओपन टाइप का पाया जाता है। तो दो तो हमने पढ़ा था, एक आर्थ्रोपोडा पढ़ा था और एक मोलस्का पढ़ा था, और तीसरा जो है हेमिकॉर्डेटा है जिसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है गिल्स पाए जाते हैं, यानी गिल्स से होने वाला रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। गिल से होने वाला रेस्पिरेशन क्या कहते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर हम बात करें तो इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एक ग्लोमेरुलस होता है, सिंगल ग्लोमेरुलस होता है, और दैट इज प्रेजेंट इन प्रोबॉक्सिस, वो प्रोबॉक्सिस में पाया जाता है। सो प्रोबॉक्सिस जो है इनके एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब मोनोटेलिक होते हैं, ठीक है। अब मोनोटेलिक होते हैं और मरीन वाटर में रहते हैं तो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एक्सक्रीशन हो रहा है वो सिंगल ग्लोमेरुलाई, सिंगल ग्लोमेरुलस इनके प्रोबॉक्सिस में पाया जाता है, उसी सिंगल ग्लोमेरुलस को प्रोबॉक्सिस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। दो तरह की मॉर्फोलॉजी, मेल और फीमेल अलग अलग, यानी डायशियस एनिमल कहे जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, यानी मेल जो है वाटर में मेल गैमीट रिलीज करते हैं, फीमेल वाटर में फीमेल गैमीट रिलीज करते हैं, और बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इनमें लार्वा पाया जाता है, लार्वा बनता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और यहाँ पर जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया होता है तो इन सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। तो टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है, नोट कर लीजिए, टॉर्नेरिया लार्वा इनमें पाया जाता है, ठीक है। टॉर्नेरिया लार्वा हेमिकॉर्डेटा का एक कैरेक्टर है, हेमिकॉर्डेटा में लार्वा जो है टॉर्नेरिया पाया जाता है। अब एक और पॉइंट की बात आती है कि इनका जो बॉडी है, ठीक है, वो यू शेप का बेंड पाया जाता है। जो बैलेनोग्लॉसस हैं इनकी बॉडी जो है यू शेप की बेंड पाई जाती है, जैसे यहाँ पर ये यू शेप हमें दिख रहा है, ठीक है, ये यू शेप की इनकी बेंड बॉडी पाई जाती है। और ये सॉइल ड्वेलर्स होते हैं, यानी जो नहीं बेटा, सारे फाइलम में लार्वा नहीं मिलता, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी फाइलम में लार्वा मिले, ठीक है। लेकिन जिसमें भी मिलता है हमें उनको याद करना पड़ता है, ठीक है, कि लार्वा का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यू शेप बॉडी की, तो यू शेप इनकी बॉडी है, और सॉइल ड्वेलर्स होते हैं, यानी मिट्टी में, गीली मिट्टी में, मरीन वाटर के कोस्टल एरियाज में जो है सॉइल में ड्वेल करके भी रहते हैं।
तो इसलिए इनका जो होल है, सॉइल ड्वेलिंग जो करते हैं तो इनका होल भी यू शेप का होता है, ठीक है। यू शेप की बॉडी और सॉइल ड्वेलिंग करेंगे तो यू शेप का ही होल भी बनेगा। एग्जाम्पल याद रखना, बैलेनोग्लॉसस और सैकुलोग्लॉसस, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, मैं बाकी सबको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ पॉइंट्स को। ये जो इनका प्रोवॉक्सिस है ये देखने में टंग जैसा दिखाई देता है, ठीक है, और इसीलिए बैलेनोग्लॉसस को टंग वॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टंग वॉर्म। तो कभी ऐसा जनरल में कोई क्वेश्चन आ जाए बैलेनोग्लॉसस या टंग वॉर्म किसे कहते हैं, तो हमें ये याद रहना चाहिए कि प्रोबॉक्सिस जो है टंग जैसा दिखाई देता है और इसीलिए इन्हें टंग वॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये था हेमिकॉर्डेटा, हमने बता दिया। बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोडियम ही वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इन्हें कॉर्डेटा के जैसा कंसिडर किया गया था, और वो लुक लाइक कॉर्डेटा है, यानी कॉर्डेटा जैसा दिखता है, एग्जैक्ट कॉर्डेटा नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड जैसा दिखता है, इसीलिए इन्हें कॉर्डेट में रखा गया था, ठीक है। आगे आते हैं। अगला फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट, कॉर्डेटा है, ठीक है। इस फाइलम की अगर हम बात करें, जिन लोगों ने अभी लास्ट का वीडियो जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखा होगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास अटेंड की होगी वो भी, तो उसमें हमने बताया था कि नोटोकॉर्ड क्या होती है और नर्व कॉर्ड क्या होती है। तो फिर से उसी को एक बार पॉइंट देख लेते हैं। हमने बताया था कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये नोटोकॉर्ड का नर्व कॉर्ड का डेवलप्ड फॉर्म है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ नर्व कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनने से पहले, जैसे सपोज करो ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये बनने से पहले जो अनडेवलप्ड एनिमल्स थे उनमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था। इसी का अपर पार्ट ब्रेन बन गया और लोअर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड बन गया। इस पार्ट को हम कहते हैं नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड का अपर पार्ट जो है ब्रेन बन गया और लोअर पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड बन गया। अब इस नर्व कॉर्ड की जो सराउंडिंग, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड। और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए पाया जाता है स्कल, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए पाया जाता है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये पाया जाता है स्कल और इधर पाया जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, थोड़ा सा याद रखो। तो नोटोकॉर्ड का ही जो डेवलप्ड पार्ट है, अपर पार्ट है, वो स्कल कहलाता है और लोअर डेवलप्ड पार्ट को हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम आर द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्डेट जो हैं वो दो तरह के हैं। एक ऐसे कॉर्डेट हैं जिनमें नोटोकॉर्ड इसी फॉर्म में पाया जाता है और दूसरे ऐसे कॉर्डेट हैं जिनमें स्कल पाया जाता है और वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम समझेंगे कि कौन से एनिमल में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो इसको समझने के लिए हमें नोटोकॉर्ड का या कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक क्लासिफिकेशन का एक चार्ट बनाऊंगा आपको कि सपोज करिए हम कॉर्डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, कॉर्डेटा, ठीक है। तो कॉर्डेटा सबसे पहले दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के होते हैं। एक वो कॉर्डेट होते हैं जिनमें स्कल या बोला जाए खोपड़ी पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना खोपड़ी, तो स्कल पाई जाती है, उसे कहते हैं क्रेनिएटा। क्या बोलते हैं? क्रेनिएटा। क्रेनिएटा यानी जिनमें स्कल या क्रेनियम पाया जाता है। दूसरे वो जिनमें स्कल और क्रेनियम नहीं पाया जाता उन्हें कहते हैं एक्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्डेटा दो तरह के हो गए, एक हो गए खोपड़ी वाले और एक हो गए बिना खोपड़ी वाले, ठीक है।
खोपड़ी वाले को हम क्रेनिएटा कहते हैं और बिना खोपड़ी वालों को हम एक्रेनिएटा कहते हैं। सबसे पहले बने थे एक्रेनिएटा, पुराने कॉर्डेट हैं, सबसे पुराने, और इसीलिए इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा यानी पुराने कॉर्डेटा। और क्रेनिएटा जो थे ये बाद में डेवलप हुए और इसीलिए इन्हें यूकॉर्डेटा कहा जाता है, यूकॉर्डेटा। तो हम एक्रेनिएटा बिना खोपड़ी वाले, उन्हीं को प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। क्रेनिएटा जिनमें खोपड़ी पाई जाती है, क्रेनियम पाया जाता है, उन्हें यूकॉर्डेटा भी कहते हैं। अच्छा, खोपड़ी पाई जाती है तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम भी पाया जाता है, इसीलिए इन्हें आगे चल के हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। वर्टिब्रेटा या हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं? ऐसे कॉर्डेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाए। तो जो इन्हें वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला स्ट्रक्चर बनाया था ना, वो स्ट्रक्चर पाया जाता है क्रेनिएटा में, और जो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड का रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाया था वो पाया जाता है किसमें? एक्रेनिएटा में। ठीक है, तो क्रेनिएटा को ही वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब इससे एक बात समझ में आती है कि कॉर्डेट्स अलग होते हैं और वर्टिब्रेट्स अलग होते हैं, और इसी से एक स्टेटमेंट भी समझ में आता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये पॉइंट को याद रखना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है, अब जो एक्रेनिएटा है, एक्रेनिएटा यहाँ पे, इनको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। दे आर डिवाइडेड इनटू टू फर्दर ग्रुप्स। इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया और वो ग्रुप हम आगे देखेंगे। एक ग्रुप है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, ये दो बेसिक ग्रुप हैं जो एक रेनिएटा में आते हैं, या बोला जाए एक रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। इनको हम आगे देखेंगे। जो क्रेनिएटा थे या यूकॉर्डेटा थे, इन्हीं को वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है, और इन्हीं की वजह से वो स्टेटमेंट आया कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो कौन सा ऐसा कॉर्डेट है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं मुझे जरा चैट में लिख के बताइएगा कि कौन से ऐसे कॉर्डेट हैं जो वर्टिब्रेट नहीं है। What are those chordates which are not vertebrate? मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। Which are those chordates that are not vertebrate? सीधी सी बात है, एक रेनिएटा, एक रेनिएटा में जो भी एनिमल्स आएंगे वो कॉर्डेट तो हैं लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना। आगे देखते हैं, वर्टिब्रेट्स को फिर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। ये क्लासिफिकेशन याद रखना, अभी मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा। इनको जिस बेस पर डिवाइड किया गया वो है जॉ, जॉ यानी जबड़ा। ठीक है, तो ये दो ग्रुप में डिवाइड किए गए, एक जबड़े वाले और एक बिना जबड़े वाले। ठीक है, तो जो बिना जबड़े वाले थे उनको कहा गया एग्नैथा। एग्नैथा, ग्नैथा मतलब होता है जबड़ा, एग्नैथा मतलब बिना जबड़े वाला। और जिनमें जॉ पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है, उन्हें कहा गया ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नैथा बिना जबड़े वाले और ग्नैथोस्टोमेटा जबड़े वाले। एग्नैथा में आगे चल के एक ग्रुप आया जो आज भी पाया जाता है, जिनको हम कहते हैं साइक्लोस्टोम्स या साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स में क्या आती हैं? जॉलेस फिशेज। क्या आती हैं इसमें? जॉलेस फिशेज। ऐसी फिशेज आती हैं जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता। ठीक है, और ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथो का मतलब होता है जबड़ा या जॉ, स्टोमेटा का मतलब होता है ओपनिंग,
तो ग्नैथोस्टोमेटा वो एनिमल जिनके जबड़े के बीच में ओपनिंग पाई जाती है, और ओपनिंग का मतलब है माउथ, ठीक है। इनको फिर डिवाइड किया गया दो ग्रुप में। ग्नैथोस्टोमेटा को डिवाइड किया दो ग्रुप में, एक ग्रुप बना पीसीज और एक ग्रुप बना टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, ठीक है, नाम याद रखना। पीसीज, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया पीसीज और टेट्रापोडा, ये डिवाइड किया गया लोकोमोटरी ऑर्गन, या बोला जाए तैरने वाले और चार पैर वाले। जो तैरने वाले थे पीसीज, उसमें आती हैं फिशेस, और टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा का मतलब होता है पैर, तो चार पैर वाले टेट्रापोडा। इसमें आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। ARBM में लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, लेकिन आप लोग नोट कर लेना। टेट्रापोडा चार पैर वाले, चार पैर यानी 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 हाथ 2 पैर। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये चार क्लासेस आती हैं किसमें, टेट्रापोडा में। तो ये पूरा एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी कॉर्डेटा की। एक बार और से इसको रिवाइज करें तो कॉर्डेटा को हमने सबसे पहले डिवाइड किया किस बेस पर, हमने डिवाइड किया उनके क्रेनियम या खोपड़ी के बेस पर। तो क्रेनियम में एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा दो, एक क्रेनिएटा बिना खोपड़ी वाले, इन्हीं को प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले डेवलप होने वाले कॉर्डेटा है। और उनमें उनको भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। क्रेनिएटा जिन्हें हम खोपड़ी वाले कहते हैं, इनमें ब्रेन भी पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी पाया जाता है, क्रेनियम पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है इसलिए इन्हें वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। और डेवलप्ड कॉर्डेट हैं इसीलिए इन्हें यूकॉर्डेटा या ट्रू कॉर्डेटा, असली कॉर्डेट कहते हैं, यूकॉर्डेटा या ट्रू कॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन पाई जाती है जो वर्टिब्री से बनी होती है। इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एक ग्नैथा बिना जबड़े वाले और ग्नैथोस्टोमेटा जबड़े वाले। एक ग्नैथा हो गए जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता, उनको डिवाइड किया गया तो एक ग्रुप आया साइक्लोस्टोमेटा। इसके अलावा ऑस्ट्रेकोडर्मी पाए जाते हैं लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उनको हम यहाँ पर नहीं कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं एक ग्नैथा में साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें आती हैं जॉलेस फिशेज, ये नाम याद रखना, जॉलेस फिशेज। इसमें पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे हमें मिलते हैं, ठीक है। ग्नैथोस्टोमेटा यानी जिनका जॉ पाया जाता है और जॉ के बीच में स्टोमेटा यानी ओपनिंग पाई जाती है, जिसे हम माउथ कहते हैं। तो ग्नैथोस्टोमेटा ऐसे एनिमल्स जिनके माउथ को जॉ सराउंड करता है, ये दो तरह के होते हैं। एक जिनमें फिन्स पाए जाते हैं पानी में तैरने के लिए, फिन्स याद रखना, फिन्स आर प्रेजेंट टू स्विम इन वाटर, उन्हें कहते हैं पीसीज, और पीसीज में आती हैं फिशेज। और दूसरे होते हैं जिनमें फिन्स नहीं होते, तो उनमें 4 लिम्स होते हैं यानी 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्स यानी टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा का मतलब पैर, चार पैर वाले यानी टेट्रापोडा। कौन कौन आता है इसमें, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये चार आते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कॉर्डेटा फाइलम का जनरल कैरेक्टर देखें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो किसी भी एनिमल को कॉर्डेटा बनने के लिए, ध्यान से सुनना आप लोग, किसी भी एनिमल को कॉर्डेटा बनने के लिए 4 कैरेक्टर उसकी बॉडी में होने चाहिए, ठीक है। और ये चारों कैरेक्टर पूरी लाइफ में कभी भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ टाइम में ही हो, कभी भी हो सकते हैं। हो सकता है बहुत कम टाइम के लिए हो सकता है पूरी लाइफ लॉन्ग हो, लेकिन ये चारों कैरेक्टर होने चाहिए। जिसमें पहला है, उनमें नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, दूसरा उनमें नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, तीसरा उनमें गिल स्लिट्स होने चाहिए, और चौथा उनमें पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन
आई थिंक 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स। तो पहला लिखा था प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड, दूसरा ऑप्शन दिया था प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स को लिखा था फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, पेयर्ड फेरिंजियल यहाँ पर लिखा हुआ है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। थर्ड ऑप्शन दिया था पोस्ट एनल टेल और चौथा लिखा था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट याद रखना कि किसी भी कॉर्डेट को कॉर्डेट बनने के लिए या किसी भी एनिमल को कॉर्डेट बनने के लिए 4 कैरेक्टर होने चाहिए। पहला कैरेक्टर को देख ले हैं, डॉर्सल फिगर की बात करें, डॉर्सल फिगर यानी पीठ के साइड, जो हमारा बैक साइड होता है उधर की बात करें तो हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है, हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। नर्व कॉर्ड इज सराउंडेड और प्रोटेक्टेड बाय नोटोकॉर्ड, ठीक है। So animal belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by presence of notochord, ठीक है। नोटोकॉर्ड किसको प्रोटेक्ट करता है? नर्व कॉर्ड को। और क्या पाए जाते हैं? फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो गिल्स यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक तरह से बोल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है क्या हम ह्यूमंस में भी गिल्स पाए जाते हैं? तो हाँ भाई, प्राइमरी एम्ब्रियो स्टेज में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स नहीं प्रेजेंट होते लेकिन गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में, और फिर कुछ समय बाद वो गिल स्लिट्स गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेफ्ट और राइट दो साइड हो गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर। सीलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोमेट होते हैं यानी ट्रू बॉडी कैविटी होती है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। पोस्ट एनल टेल का क्या मतलब है? ठीक है, पोस्ट एनल टेल से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये किसी एनिमल का डायग्राम नहीं है, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किसी एनिमल का डायग्राम नहीं है कि ऐसा कोई एनिमल पाया जाता है, ये नहीं। ये बताया गया है कि जो भी कॉर्डेट होगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई एनिमल हमें अपने इधर एनवायरनमेंट में मिलता नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कैरेक्टर्स को डिफाइन करे ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये यहाँ से ये माउथ है, ठीक है, माउथ है, ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स में ही गिल स्लिट्स अटैच होते हैं, और इधर ये इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद जो पीछे की ओपनिंग होती है इसको कहते हैं एनस। पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या है कि एनस के पीछे का पार्ट जो है वो टेल आता है, इसी को पोस्ट एनल टेल कहते हैं, ये जो पार्ट है, ठीक है, पोस्ट एनल टेल। पॉइंट याद रखना। तो प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ हॉलो डॉर्सल ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, ये 4 कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। हमने बताया कि पोस्ट एनल टेल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक जो है कंपैरिजन दिया गया है। अभी तक हमने जो नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ा है और आगे जो कॉर्डेट्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो ये कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन को माइंड में रख के आगे पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो पॉइंट्स को देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड का है। तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है, इसीलिए उनका नाम जो है नॉन कॉर्डेट्स पड़ा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस है वो कॉर्डेट्स में डॉर्सल साइड पे पाया जाता है, डॉर्सल यानी पीठ के साइड, बैक साइड पर पाया जाता है। नॉन कॉर्डेट्स में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन कॉर्डेट्स की पहचान ही है कि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वेंट्रल साइड पे यानी चेस्ट के साइड, सामने की तरफ पाया जाता है, जो सॉलिड होता है और डबल होता है, यानी हॉलो नहीं होता, और डबल होता है यानी 2 होते हैं, ठीक है, डबल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। थर्ड पॉइंट आता है फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ठीक है, फेरिंग्स यानी बॉडी लेयर पर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, पतली पतली खांच पाई जाती है, लाइनिंग पाई जाती है जिनके थ्रू वाटर अंदर जाता है और वो गैस एक्सचेंज कर पाते हैं। जबकि नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स नहीं होते, गिल्स होते हैं, याद रखना, गिल्स होते हैं लेकिन गिल स्लिट्स नहीं होते, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अगला आता है
कॉर्डेट्स का जो हार्ट है वो वेंट्रल होता है। वेंट्रल का मतलब फिर मैंने वही कहा, चेस्ट की तरफ होता है। हमारा भी हार्ट जो है सामने की तरफ होता है। डॉक्टर के आ जाओ तो स्टेथोस्कोप लगा के वो सामने जो है हार्ट बीट को चेक करते हैं। कई बार वो बैक साइड में भी स्टेथोस्कोप लगाते हैं, लेकिन वो हार्ट के लिए नहीं लगाते। जो बैक पे जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं वो लंग्स के एग्जामिनेशन के लिए, लंग्स को एग्जामिन करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो हार्ट इनमें डॉर्सल साइड यानी बैक के साइड पाया जाता है, और इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तब, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तब वो बैक साइड में प्रेजेंट होगा। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, तो पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। एनस के बाद जो टेल वाला पार्ट होता है उसे पोस्ट एनल टेल कहते हैं। और नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है। लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो एनस होता है, उसके बाद कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर इनमें नहीं पाया जाता। ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन बन के आते हैं इन पॉइंट्स पे, ठीक है। आगे जो डिवीजन है कॉर्डेटा का, तो हमने बोला था कि कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। 2 सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा एक साथ हैं, और क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा ये अलग है, ठीक है। तो 3 बेसिक जो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और एक और जो सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, और जो क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा जिन्हें कहते हैं उन्हें वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है। और इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इन दोनों को एक साथ यहाँ पर लिखा है, इन दोनों को एक साथ प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब केवल मरीन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। दोनों को लेकर कुछ पॉइंट्स कॉमन दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स को डिफरेंशिएट किया गया है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा का ये एग्जांपल है एसिडिया, ठीक है। एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, ये तीनों यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल हैं। सिफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल में हमें ब्रैंकियोस्टोमा मिलता है, जिसे हम एम्फियोक्सिस या लैंसलेट भी कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ऊपर लिखा था यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेट। ट्यूनिकेटा क्या है, जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं इनकी बॉडी पर एक कवरिंग पाई जाती है, बॉडी कवरिंग, बॉडी covering, and this body covering is made up of a chemical known as ट्यूनिसिन, ठीक है। इनकी बॉडी कवरिंग पर एक केमिकल की कवरिंग पाई जाती है, ट्यूनिसिन, और ट्यूनिसिन की वजह से ही इन्हें ट्यूनिकेट्स कहा जाता है या ट्यूनिकेटा कहते हैं, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा की बॉडी पर कवरिंग पाई जाती है ट्यूनिसिन की, और इसी वजह से इन्हें ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा कहा जाता है। नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है केवल कब, लार्वल स्टेज में, ठीक है। यानी हमने बोला था कि सभी में हर स्टेज में लार्वा जो है हर स्टेज में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। आइदर इट विल बी प्रेजेंट, एक मिनट, किसी ने बेटा कुछ पूछा है। ठीक है बेटा। इनके लार्वा में जो है केवल लार्वा स्टेज में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो एडल्ट होते हैं उनकी एडल्ट की बॉडी में हमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलती, ठीक है। और एडल्ट जो है ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। एसिडिया हो गया, डोलियोलम हो गया, ये नॉन मोटाइल होते हैं।
एक्चुअली डोलियोलम जो है इनके लार्वा का भी नाम है, ठीक है, डोलियोलम लार्वा इनमें पाया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखना, डोलियोलम लार्वा। तो और इनका लार्वा जो है वो मोटाइल होता है, लार्वा जो है मोटिलिटी शो करता है, लार्वा कैन मूव, लेकिन एडल्ट जो नॉन मोटाइल होता है। और एक पॉइंट इसमें और आता है कि ये अपर्चर जो हमें दिख रहा है इन्हें एट्रियल अपर्चर कहते हैं, एट्रियल अपर्चर, एट्रियल अपर्चर, ठीक है, जिनके थ्रू वाटर अंदर जाता है और ये रेस्पिरेशन कर पाते हैं, गैस एक्सचेंज कर पाते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें, यहां पर सिफेलोकॉर्डेटा का डायग्राम नहीं बना हुआ है, ठीक है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा कंपैरेटिवली देखने में फिशेस के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है फ्लैट दिखता है और फिशेस के जैसे ये दिखाई देते हैं। और सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड परमानेंटली प्रेजेंट होती है, उनके हेड से लेके उनके टेल रीजन तक थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी परमानेंटली प्रेजेंट होती है फ्रॉम देयर हेड टूवर्ड्स देयर टेल थ्रू आउट देयर लाइफ। और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल मिलता है एम्फियोक्सिस, जिसे ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसलेट भी कहा जाता है। यहाँ पर केवल एग्जाम्पल का ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसलिए इससे कभी डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल को लेकर ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, एक और चीज है, हमने बताया कि यूरोकॉर्डेटा में डोलियोलम लार्वा मिल सकता है और सिफेलोकॉर्डेटा में एमोसीट लार्वा, ठीक है, एमोसीट लार्वा मिलता है हमें। कोई कुछ डिस्टरबेंस कर रहा है क्या बेटा? चलिए, एमोसीट लार्वा हमें जो मिलता है वो सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल, यानी ब्रैंक लैंसलेट इनका नाम क्यों पड़ा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई दे आर टर्म्ड एज लैंसलेट। तो इनका लैंसलेट वर्ड जो है ब्लेड को दिया जाता है, ब्लेड, तो इनका जो शेप है वो ब्लेड लाइक होता है, बहुत पतले होते हैं और ब्लेड जैसा शेप है, इसलिए इनको लैंसलेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेट्स की बात करें, हमने पढ़ा था कि जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उन्हीं को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। और दे पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में ही नोटोकॉर्ड था और वो नोटोकॉर्ड डेवलप हो गया किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो हमें जो है भी एम्ब्रियो स्टेज में ही नोटोकॉर्ड मिलता है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, एडल्ट में जैसे डेवलप होते हैं तो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, मैंने बताया था कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं वो भले ही कॉर्डेट हैं लेकिन वो वर्टिब्रेट नहीं हैं। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट्स कैरेक्टर, अगर बेसिक कॉर्डेट्स के कैरेक्टर की बात करें तो वर्टिब्रेट्स हैव द वेंट्रल मसल हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स। बेसिक कैरेक्टर में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक मस्कुलर हार्ट पाया जाता है जिसमें 2 चैम्बर भी हो सकते हैं, 3 चैम्बर भी हो सकते हैं और 4 चैम्बर भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में लिखा पढ़ा होगा आप लोगों ने 3.5 चैम्बर, है ना, हो सकता है कुछ बुक्स में लोगों ने पढ़ा हो 3.5 चैम्बर, तो 3.5 चैम्बर यहाँ नहीं होता, यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है और 4 चैम्बर होता है। ये बात कर रहे हैं हम वेंट्रल साइड में मस्कुलर हार्ट। किडनी पाई जाती है जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन करती है, एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी एंड ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन बॉडी, ये दोनों काम होते हैं किडनी के। पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं यानी पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं, अगर हम अपनी बात करें
तो 2 हाथ और 2 पैर, हाथ भी पेयर्ड है और पैर भी पेयर्ड है। विच में भी फिन्स और लिम्स, फिन्स यानी फिशेज में फिन्स पाए जाते हैं, हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर उनका, और उनके स्ट्रक्चर को लेकर कुछ हम डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे क्या उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो फिशेज में फिन्स मिलते हैं, बाकी अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनमें विंग्स भी मिलते हैं, विंग्स भी पेयर्ड होते हैं। रेप्टाइल्स में भी 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, एम्फीबिया में भी 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। तो पेयर्ड लिम्स पाए जाते हैं। आगे वही क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे गया है वर्टिब्रेटा, जो कि डिवीजन है और 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा, एक नेथा बिना जबड़े वाले, ग्नैथोस्टोमेटा जबड़े वाले। एक नेथा में आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जिनमें मैगजीन और लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन आते हैं। ग्नैथोस्टोमेटा जिनमें जबड़ा पाया जाता है, माउथ को सराउंड करता है, सुपर क्लास है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, पीसीज एंड टेट्रापोडा। पीसीज जिनमें फिन्स पाए जाते हैं, टेट्रापोडा जिनमें लिम्स पाए जाते हैं। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर। और पीसीज में क्लास आता है कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज, ठीक है। टेट्रापोडा में क्लास आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। एव्स यानी बर्ड्स की बात हो रही है, तो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये 4 क्लासेस आते हैं टेट्रापोडा में। ये 4 क्लासेस आते हैं टेट्रापोडा में। और ऑस्टिक्थीज एंड कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज को मैं बता दूं कार्टिलेजिनस फिशेज हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना है, और ऑस्टिक्थीज में बोनी फिशेज हैं जिनका स्केलेटन बोन का बना हुआ है, ठीक है। और इस पेज पे तो केवल इतना ही लिखा हुआ है, बाकी आगे की इंफॉर्मेशन हम आगे के पेज पे देखते हैं क्या डिटेल चलते हैं। हाँ, सबसे पहले आ जाते हैं हम एगनैथा। एगनैथा यानी बिना जबड़े वाले, और उसमें क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा यानी इनका माउथ जो है वो सर्कुलर होता है और उसके चारों तरफ टेंटिकल्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जॉ नहीं होता, इसलिए ये माउथ को बंद नहीं कर सकते, ठीक है। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ, सर्कुलर माउथ, इसीलिए नाम पड़ा साइक्लोस्टोमेटा। इस क्लास में पाई जाने वाले एनिमल्स को हम जॉलेस फिशेस भी कहते हैं, नोट कर लेना, जॉलेस फिशेस। So all living members of this class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. ये जनरली दूसरे फिशेस की बॉडी से अटैच हो जाते हैं और उनकी बॉडी से अटैच होके इनके छोटे छोटे टीथ पाए जाते हैं जिनसे उनकी बॉडी में ये अटैच हो जाते हैं और ब्लड सक करते रहते हैं, और इसीलिए ये दूसरे जो बड़ी फिशेस होती हैं उनके ऊपर ये एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट। बॉडी इनकी लंबी होती है, इलोंगेटेड ईल जैसी। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ये आपको ये दिख रही है, ये स्लिट्स हैं, पतले पतले लंबे लंबे स्लिट्स हैं जिनको गिल स्लिट्स कहा जाता है। तो 6 से लेके 15 पेयर के गिल स्लिट्स पाए जा सकते हैं, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। इनमें ब्लड को सक करने वाला सर्कुलर माउथ होता है जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता। अभी मैं इनसे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बताऊंगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। डिवॉइड मतलब नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती? इनकी बॉडी पर स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं पाई जाती। फिन्स तो होती हैं, सिंगल फिन यहाँ पर दिख रही है, पेयर्ड नहीं दिख रही। जैसे फिशेस की बॉडी पर अगर देखेंगे, रोहू वगैरह फिशेस को लेंगे तो उनकी बॉडी पर पतले पतले स्केल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, तो इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, यानी कंपैरेटिवली सॉफ्ट स्केलेटन है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट और क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन, ठीक है,
ये कहाँ पाई जाती हैं? मरीन वाटर में। बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, इसको समझने वाला पॉइंट है कि कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मरीन वाटर में रहता है, ये क्या है भाई? मरीन वाटर, और माइग्रेट करता है किसकी तरफ? फ्रेश वाटर की तरफ। ठीक है, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट। ये माइग्रेशन कब होता है? जब इन्हें रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना हो, और इनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ये परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं स्पॉनिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ये परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या होता है? मेल और फीमेल जो है वो दोनों वाटर में गैमीट रिलीज कर देते हैं, उसी वाटर में जेली, उसी गैमीट के साथ एक जेली जैसा सब्सटेंस भी रिलीज होता है जो उस गैमीट को होल्ड करता है, और जब दोनों फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो उसी जेली पर इनका जो है एग डेवलप होता है, और इसी उस जेली को स्पॉन कहते हैं, SPAWN, और उस जेली फॉर्मेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को स्पॉनिंग कहते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना कि जब भी कोई ऐसा एनिमल हो जो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर माइग्रेट करता हो, तो इस फिनोमिना को कहते हैं एनाड्रोमस। एनाड्रोमस, ठीक है, यानी जो फिशेज मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं उन फिशेज को कहा जाता है एनाड्रोमस। कोई यहां पर बता सकता है कि जो फिशेज फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में माइग्रेट करती हैं उनको क्या कहा जाता है? ऐसा टॉर्टोइज में भी होता है क्या? टॉर्टोइज जनरली कोस्टल एरियाज में ही आते हैं, लेकिन अगर वो फ्रेश वाटर की रिवर में भी एंटर कर जाए तो एकदम वो एनाड्रोमस हैं, जो भी मरीन वाटर से फ्रेश वाटर माइग्रेट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन है कि जो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर माइग्रेट करेगा उसको क्या कहेंगे? आप लोग आंसर दीजिए। Those who migrate from fresh water to marine water are known as, उन्हें कहते हैं कैटाड्रोमस। याद रखना इस बात को, कैटाड्रोमस, कैटाड्रोमस। ठीक है, माइग्रेशन का ये पॉइंट है। ठीक है, एक जो है फ्रेश वाटर से मरीन वाटर माइग्रेट कर रहा है और एक मरीन वाटर से फ्रेश वाटर माइग्रेट कर रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अगर कोई एक ओशियन से दूसरे ओशियन में माइग्रेट करे, अगर कोई एनिमल एक ओशियन से दूसरे ओशियन में माइग्रेट करे, क्या तुम लोग गायब हो गए क्या? सब एक दो लोग ही दिख रहे हैं, बाकी लोग कोई आंसर ही नहीं दे रहे हैं। बताओ तो इन्हें क्या कहेंगे? ओशियनोड्रोमस। क्या कहेंगे? ओशियनोड्रोमस। याद रखना इस पॉइंट को, ओशियनोड्रोमस। ठीक है, और लास्ट एक और क्वेश्चन कि अगर कोई एनिमल एक रिवर से दूसरी रिवर में माइग्रेट करे, एक रिवर से दूसरी रिवर में माइग्रेट करे, देन इट इज नोन एज पोटैमोड्रोमस। याद रखना, पोटैमोड्रोमस। अगर कोई एक रिवर से दूसरी, अच्छा ये माइग्रेशन कैसे होगा एक रिवर से दूसरी रिवर? एक बार ऐसा हुआ था, मैंने क्लास में एक बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ कि एक रिवर से दूसरी रिवर में कैसे ये माइग्रेशन होगा। बोला सर बहुत सिंपल है, मछली पानी से निकलेगी, रिवर से बाहर जाएगी, टैक्सी पकड़ेगी, दूसरी रिवर तक जाएगी, उसमें कूद जाएगी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो इसलिए ये पॉइंट याद आ गया। तो पोटैमोड्रोमस ऐसा नहीं होता कि टैक्सी पकड़ती है, जहां पर रिवर मीट करती हैं, ठीक है, जहां पर रिवर्स मिलती हैं, जैसे दो नदियां जहां मिलती हैं वहीं से ये माइग्रेशन होता है कि एक रिवर से दूसरी रिवर में वो माइग्रेट करती जाती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो
मैंने बोला कि माइग्रेट करती हैं स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, तो इसे कहा जाता है एनाड्रोमस। और आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। ये बड़ी बात है कि जैसे ही ये स्पॉनिंग करते हैं, एग रिलीज करते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो कैसा हुआ, ऐसे क्यों हुआ? एक्चुअली होता क्या है कि मरीन वाटर में जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए अलग तरह की फिजियोलॉजी चलती है, अलग तरह के प्रोसेसेस चलते हैं, जिससे वो हाई कंसेंट्रेशन वाटर में रह लेते हैं। और अगर अडॉप्ट हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब वो फ्रेश वाटर में आते हैं तो वहां का कंसेंट्रेशन बदलता है। अब उन्हें आदत है हाई कंसेंट्रेशन वाटर में रहने की, लेकिन फ्रेश वाटर में आते ही वहां के हिसाब से वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो उसका असर कुछ दिनों में दिखने लगता है। और कुछ दिनों में दिखने लगता है तो कुछ दिनों बाद उनका आयनिक कंसेंट्रेशन बिगड़ने लगता है, ऑस्मोलरिटी उनकी चेंज होने लगती है और वो मर जाते हैं। लेकिन मरने से पहले वो क्या करते हैं, एग को रिलीज कर देते हैं, स्पॉनिंग हो जाती है। और एग जब फर्टिलाइज होते हैं उसमें से लार्वा बनते हैं, और वो लार्वा जो है बनने के बाद, इनकी जो स्मॉल फिशेस होती हैं उन्हीं को लार्वा कहा जाता है। वो बनने के बाद नदी के पानी के साथ साथ जो है ओशियन में पहुंच जाते हैं। तो जब तक वो बड़े होते हैं तब तक वो ओशियन में पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का रिलेशन देखा गया है जिसमें स्पॉनिंग करने के लिए एनिमल्स अपने आप को जो है सेक्रीफाइस कर देते हैं। और ऐसा पाया जाता है, आपने सैल्मन फिश का भी सुना होगा। सैल्मन मछली जो है साउथ अमेरिका में पाई जाती है। सैल्मन तो वहाँ पर भी सैल्मन साउथ अमेरिका में पाई जाती है और कनाडा वगैरह में भी पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो वो ओशियन से रिवर की तरफ बढ़ती हैं, और वो भी ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन चेंज होने की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल दिया गया है जॉलेस फिश पेट्रोमाइजोन का, पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे भी कहते हैं, और मिक्जीन एक और एग्जाम्पल है जिसे हैग फिश। हैग फिश का मतलब होता है, हैग का मतलब होता है चुड़ैल, जो डरावनी चुड़ैल होती है ना, उसे हैग कहते हैं। और हैग फिश का मतलब होता है चुड़ैल मछली। तो माउथ इसका खुला होता है, टेंटिकल्स माउथ के चारों तरफ पाए जाते हैं, इसलिए ये डरावनी दिखती है और इसलिए इसका नाम पड़ा है हैग फिश या चुड़ैल मछली। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वैसे तो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम याद रखना, मिक्जीन और हैग फिश कहते हैं, पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहा जाता है। दोनों अलग अलग हैं, पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे एक है, मिक्जीन और हैग फिश अलग है। आगे आते हैं हम लोग ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा यानी जो जॉ बियरिंग जो एनिमल्स हैं, जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स हैं, उनको हम इसमें स्टडी करेंगे ग्नैथोस्टोमेटा में। और उसमें सबसे पहला हमारा जो क्लास है, पीसीज में जाते हैं। पीसीज में कॉन्ड्रिक्थी, पीसीज में जनरली फिशेज आती हैं, और फिशेज में हमारा जो पहला क्लास है वो कॉन्ड्रिक्थीज है। क्लासिफिकेशन हमने देखा ही था। और इसके बाद ऑयस्टिकथीज, तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ड्रिक्थीज क्या है। जनरली पहले हम एक जनरल कैरेक्टर बताते हैं फिशेस के बारे में, ठीक है, पीसीज के बारे में, और उसके बाद कॉन्ड्रिक्थीज और ऑयस्टिकथीज को आप डिवाइड करके समझना। फिशेस जो हैं ये डेवलपमेंट इनका हुआ है, पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स थे जिनमें जॉ डेवलप हुआ। तो डेवलपमेंट तो इनके प्रिमिटिव पुराने जो रिलेटिव हैं, अभी हमने पढ़ा जो साइक्लोस्टोम्स हैं, उन्हीं से इनका डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इनमें जॉ डेवलप हुआ और इसीलिए ये अलग क्लासिफिकेशन में ग्नैथोस्टोमेटा में आए। फिशेस की हम जनरल बात करें तो इनकी जो है स्ट्रीम लाइंड बॉडी पाई जाती है, वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और इनकी बॉडी पर लोकोमोशन के लिए फिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिन्स इन्हें जो है वाटर में तैरने में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है जिसकी वजह से इन्हें पानी में तेज तैरने में और हेल्प मिलती है, रेजिस्टेंस कम मिलता है। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, फिशेस की जनरल बात, अभी मैं कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज पे नहीं आया हूँ।
रेस्पिरेशन इनमें गिल्स से होता है, और गिल्स अलग अलग तरह से पाया जाता है। जो कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं उनमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और जो ऑयस्टिक थीज होते हैं यानी बोनी फिशेस होती हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। इनको देखकर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल चैम्बर्ड हार्ट होता है। डबल चैम्बर्ड हार्ट यानी एक ऑरिकल होता है जिसे एट्रियम भी कहते हैं, और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। और इनके जो हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। आर्ट्रियम में भी डीऑक्सीजनेटेड, वेंट्रिकल में भी डीऑक्सीजनेटेड। जब ब्लड हार्ट से निकलता है तो वो जाता है गिल्स में, और गिल्स में जाने के बाद वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर उसके बाद वो जाता है बॉडी ऑर्गन में, बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में जाता है, और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में जाने के बाद वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वापस हार्ट में आता है। तो इसलिए इनमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, सिंगल सर्कुलेशन। और हार्ट में इनके केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो उसे वीनस हार्ट कहते हैं। वीनस वेन के जैसा, वेन में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, तो इनमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, तो इन्हें वीनस हार्ट, वेन के जैसा हार्ट इनमें पाया जाता है, नाम दिया जाता है उसे, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें जो है मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, किडनी ही पाई जाती है। अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अब जो मेन पॉइंट आता है इनका स्केलेटन, और उसी स्केलेटन के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। मेन पॉइंट है कि कुछ ऐसी फिशेज हैं जिनमें स्केलेटन बोन का बना है, कुछ ऐसी फिशेज हैं जिनमें स्केलेटन कार्टिलेज का बना है। जिन फिशेज में स्केलेटन बोन का बना है उन्हें बोनी फिश कहते हैं, या उन्हीं का एक और नाम है ऑयस्टिक थीज। ये जो बोनी फिशेज या ऑयस्टिक थीज, ये दोनों ही बोनी फिशेज हैं। और जिन फिशेज में कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन पाया जाता है उन्हें कहते हैं कॉन्ड्रिक्थीज या कार्टिलेजिनस फिशेस। और यहां पर ये दो एग्जाम्पल हैं इनके, डायग्राम बने हुए। लेकिन इसके अलावा इनमें और बहुत से डिफरेंस पाए जाते हैं। क्या डिफरेंस मिलते हैं, पहले हम उन डिफरेंसेस को देखते हैं, तो इनके जनरल कैरेक्टर हमें आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगे। सबसे पहली बात, मैं डायग्राम के थ्रू ही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और डायग्राम को ही देखना। जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो डायग्राम में दिख जाएंगे। जब हम बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थीज की यानी कार्टिलेजिनस फिशेस की, तो इनका माउथ जो है वो, जिसमें यहां पर शार्क दिया एग्जांपल, इनका माउथ जो है वो वेंट्रल साइड पे यानी नीचे की तरफ पाया जाता है। तो अगर उम्मीद है आपके पास कॉपी होगी तो उसमें कॉपी में एक कॉलम बना लेना, एक तरफ लिखना कार्टिलेजिनस फिश और दूसरी तरफ लिखना बोनी फिश। और जो मैं पॉइंट बोलता जा रहा हूं इन पॉइंट्स को उस कॉलम में लिखते जाओ, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, तो कॉलम बना लो, एक तरफ लिख लो कार्टिलेजिनस फिश और एक तरफ लिख लो बोनी फिश। मुझे उम्मीद है कि आप जब लेक्चर अटेंड करते होगे तो कॉपी लेकर बैठते होगे, ताकि कुछ अगर हम बताते जाएं तो वो आप नोट करते जाओ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट है, हम लिखेंगे कार्टिलेजिनस फिश में कि इनका माउथ जो है वो वेंट्रल होता है। माउथ इज प्रेजेंट वेंट्रली, ठीक है। और बोनी फिशेज में लिखो, बोनी फिशेज को अगर आप डायग्राम देखिए तो इनका जो माउथ है दैट इज प्रेजेंट टर्मिनल। टर्मिनल यानी एक किनारे पर पाया जाता है, एट वन एंड माउथ इज प्रेजेंट टर्मिनल।
ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आता है कि कार्टिलेजिनस फिशेस में लिखना, कार्टिलेजिनस में गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। ये जो मार्क किया हुआ है ना, इनके डायग्राम में मैं यहां पर मार्क कर देता हूं। यहां पर पतली पतली लंबी लंबी स्लिट्स पाई जाती हैं, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है। एंड दीज स्लिट्स आर नोन एज गिल स्लिट्स। तो इनमें गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, 7 पेयर तक हो सकती हैं, और इनमें कोई गिल कवर नहीं होता। उस गिल कवर को ऑपरकुलम कहते हैं। ऑपरकुलम इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बोनी फिशेस की बात करें तो दूसरे कॉलम में लिख लेना, बोनी फिशेस कंटेन ऑपरकुलम एज ए गिल कवर, और उनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं। बोनी फिशेस में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ऑपरकुलम और गिल कवर। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इनकी टेल को देखिए, टेल, इनकी टेल का अपर एंड ज्यादा लंबा है, लोअर एंड जो है छोटा है, ऐसा कुछ है। इनकी टेल को कॉर्डल फिन कहते हैं, कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन। और ऐसी टेल जिसमें एक एंड लंबा हो और दूसरा एंड छोटा हो, इसे कहते हैं हेट्रोसीरियल टेल, हेट्रोसीरियल टेल। ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्थिरीज में लिख लेना हेट्रोसीरियल टेल। थर्ड पॉइंट, इनमें टेल की ऊपर और नीचे दोनों तरफ की लंबाई बराबर नहीं होती। लेकिन यहीं आप अगर देखेंगे किसको, बोनी फिश को, इनकी जो टेल है, कॉर्डल फिन है, उसकी दोनों की लंबाई अपर और लोअर एंड की बराबर है। इसे कहते हैं होमोसीरियल टेल, होमोसीरियल टेल। ठीक है, होमोसीरियल टेल कहा जाता है। अगला जो एक पॉइंट आता है, ये आप थोड़ा सा अगर डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखा होगा तो ये पॉइंट समझ में आएगा। जैसे इसमें एग्जांपल है शार्क। ठीक है। तो इसकी बॉडी पर हमें कोई स्केल्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इनकी बॉडी पर हमें कोई स्केल्स नहीं दिख रहे हैं। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, स्केल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन बॉडी, लेकिन इनके जो टीथ होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं शार्क कॉन्ड्रिक्थिस में, टीथ आर मॉडिफाइड स्केल्स। और किस तरह के स्केल्स पाए जाते हैं इनमें? प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ टीथ। ये बात हो रही है किसकी? कार्टिलेजिनस फिशेस की। प्लेकॉइड स्केल्स आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ टीथ। ठीक है। बोनी फिशेस की बात करें, इनकी बॉडी पर हमें स्केल्स दिखते हैं, स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, और इन स्केल्स को साइक्लॉइड स्केल्स कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट इन बोनी फिशेस ओवर देयर बॉडी, उनकी बॉडी पर पाई जाती है। ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ एक पॉइंट बता दूं आपको। अगर हम बात करें दोनों ही फिशेस की, तो कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन है इनमें, फिन्स की बात करें तो जो सामने की तरफ जो फिन्स होते हैं, इन्हें पेक्टोरल फिन कहा जाता है। पेक्टोरल फिन पेयर्ड होते हैं। ऊपर जो है डॉर्सल फिन पाया जाता है, अनपेयर्ड होता है डॉर्सल फिन। टेल में कॉर्डल फिन पाया जाता है, कॉर्डल फिन, ये अनपेयर्ड होता है। और पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं, पेल्विक फिन। सो जनरली इनमें 2 पेयर जो हैं
वो पेयर्ड फिन पाए जाते हैं। पेयर्ड फिन में पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, और दो जो है अनपेयर्ड फिन पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसा ही किसके साथ भी है, बोनी फिश के साथ भी है। इनका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये इनकी डॉर्सल फिन है, डॉर्सल फिन सिंगल होती है। ये कॉर्डल फिन है, कॉर्डल फिन भी सिंगल पाई जाती है। पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन पेयर्ड होती है। और पेल्विक फिन, पेल्विक फिन भी पेयर्ड पाई जाती है। तो इनमें भी दो पेयर्ड और दो अनपेयर्ड फिन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब एक इंटरनल बात हो गई। इंटरनल बात क्या है कि इनके दोनों की बॉडी में, अगर हम कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस दोनों की ही बात करें, तो दोनों की बॉडी में एक जो है इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इनकी पूरी बॉडी में होता है, और लेटरल साइड में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लेटरल लाइन। ठीक है, यहां पर ये लेटरल लाइन ऐसी बनी हुई है, ये लेटरल लाइन इनकी बॉडी में पाई जाती है, जो बोनी फिशेस में भी होती है और कार्टिलेजिनस फिश में भी होती है, लेटरल लाइन दोनों में। ठीक है, ये इंटरनल सेंसरी ऑर्गन होता है लेटरल लाइन। अब ये लेटरल लाइन क्या करती है, बड़े काम का सेंसरी ऑर्गन है, ध्यान से सुनना। जब भी ये पानी में होते हैं तो लेटरल लाइन ही इनको हेल्प करती है। लेटरल लाइन बताती है कि कितने गहरे पानी में है, तो डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर का प्रेशर मेंटेन करती है, प्रेशर को मेजर करती है। तो कितने गहराई में है, वाटर किधर से किधर फ्लो कर रहा है, वाटर का टेम्परेचर क्या है, वाटर में कहीं करंट तो नहीं, कहीं इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं, और वाटर का केमिकल कंपोजिशन इनके सूटेबल है या नहीं है। तो ये सारा काम जो है इनकी लेटरल लाइन, इनका जो मेन सेंसरी ऑर्गन है, वो बताती है। ठीक है, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, बॉडी के अंदर, बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती है, लेकिन लेटरल लाइन पाई जाती है। पॉइंट को याद रखना। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोनी फिशेस होती हैं, यानी ये जो डायग्राम बना हुआ है एक, ये समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, ठीक है, और ये रोहू का डायग्राम, बोनी फिशेस की बॉडी में एयर ब्लैडर भी पाया जाता है। ठीक है, बोनी फिशेस की बॉडी में एयर ब्लैडर पाया जाता है, और एयर ब्लैडर इनको वाटर में बायंसी प्रोवाइड करता है। यानी अगर आप एक्वेरियम वगैरह में देखेंगे तो जो बोनी फिश होती है वो एक जगह बिना हिले डुले फिक्स स्टेबल बनी रह सकती है। क्यों बनी रह सकती है, क्योंकि उसके अंदर एयर ब्लैडर है, वो बायंसी को मेंटेन कर सकता है। लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेज ऐसा नहीं कर सकती। कार्टिलेजिनस फिशेज में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, तो अगर वो फ्लोट नहीं करेंगी ना तो वो डूब जाएंगी। और इसीलिए आपने कभी शार्क को एक जगह पे फिक्स होकर स्टेबल नहीं देखा होगा। शार्क जब भी है वो तैरती रहती है, मूव करती रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को बना पाती है। उसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, तो कॉन्ड्रिक्थीज में एयर ब्लैडर नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे हैं कॉन्ड्रिक्थीज जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉर्पीडो का बना हुआ है। ये जो डायग्राम है ये सॉ फिश का डायग्राम है, जिसे प्रिस्टिस कहते हैं। देखने में इनका जो माउथ है वो आरी जैसा होता है, इसलिए इन्हें सॉ फिश कहा जाता है। और तो मैंने बताया कि कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं होता, और एयर ब्लैडर नहीं होता जिसकी वजह से ये वाटर में फ्लोट, फिक्स स्टेबली फ्लोट नहीं कर सकते कि नहीं इनको पानी में छोड़ दो एक जगह पे फिक्स रहेंगे। तो आपको एक्वेरियम में कुछ ऐसे फिशेस भी दिखेंगे जो हर समय तैरती रहती हैं, वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहती। क्यों, क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर नहीं होता। एक और बड़ी बात इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बोनी फिश होती है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बोनी फिश वाटर से बाहर गैमीट रिलीज करती हैं, स्पॉनिंग का प्रोसेस उनमें पाया जाता है, और स्पॉनिंग का प्रोसेस पाया जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। लेकिन कॉन्ड्रिक्थीज में
इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कॉन्ड्रिक्थीज में जो एग है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, और मेल की बॉडी में कॉपुलेटरी ऑर्गन, याद रखना मेल की बॉडी में, कॉन्ड्रिक्थीज में ये पॉइंट लिखना, मेल बॉडी कंटेन क्लैस्पर्स, क्लैस्पर पाए जाते हैं, ठीक है। मेल बॉडी कंटेन क्लैस्पर एज कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्लैस्पर एज कॉपुलेटरी ऑर्गन इनमें पाया जाता है, ठीक है। अब जरा हम इनके जनरल कैरेक्टर को देख लें कॉन्ड्रिक्थीज को लेकर। माउथ इनका वेंट्रल होता है, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर ओपर्कुलम नहीं प्रेजेंट होता, हम डायग्राम में देख चुके हैं। इनकी स्किन टफ होती है, कंटेन minute placoid scales and teeth are modified placoid scales which are backwardly directed। टीथ जो है पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, जिससे कि ये शिकार को जब भी पकड़ते हैं तो उसके छूटने की उम्मीद बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जबड़े बहुत पावरफुल होते हैं और इसलिए ये शिकारी एनिमल, प्रेडेटर होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, इसलिए इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूबे नहीं। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। इनमें से कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है जैसे कि टॉर्पीडो, वेयर सम पोजेस पॉइजन स्टिंग, कुछ में पॉइजनस डंक मारने वाला स्ट्रक्चर होता है, पॉइजनस स्टिंग पाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल है ट्राइगॉन। आप लोग एक बार इसको डायग्राम में देखिएगा सर्च करके नेट पे गूगल में कि इलेक्ट्रिक या टॉर्पीडो कैसा दिखता है और ट्राइगॉन कैसा दिखता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब समझ लीजिए कि इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट पाया जाता है, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। बाहर का टेम्परेचर अगर कम होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगेगा, बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड, और कोल्ड ब्लडेड को ही पॉइकिलोथर्मल कहा जाता है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, इनके अंदर अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, इस पॉइंट को याद रखना। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन बियर्स क्लैस्पर, पेल्विक फिन में क्लैस्पर पाए जाते हैं जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ये किसमें, कॉन्ड्रिक्थीज में होता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, विविपेरस यानी बहुत से ऐसे होते हैं जो यंग बेबीज को बर्थ देते हैं। ये बात हो रही है कार्टिलेजिनस फिशेस की, एग्जांपल यहाँ पर है स्कॉलियोडॉन, जिसे हम शार्क या डॉग फिश कहते हैं, स्कॉलियोडॉन को, प्रिस्टिस जिसे हम सॉ फिश कह रहे हैं, इसके अलावा कैराकोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क को कहा जाता है, ट्राइगॉन जो है स्टिंगरे को कहते हैं। तो ये कुछ नाम याद रखना। कैटफिश जो है वो भी इसी ग्रुप में आती हैं, कैटफिश तो कार्टिलेजिनस फिशेज में ही आती हैं। आगे जनरल कैरेक्टर अगर बोनी फिश की बात करें, ऑस्टिकथीज, इनमें जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। बोनी एंडोस्केलेटन होता है जिसकी वजह से इनका नाम पड़ा है बोनी फिश या ऑस्टिकथीज। बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ कहाँ होता है, किनारे पर, टर्मिनल माउथ। गिल्स आर कवर्ड बाई ओपरकुलम, गिल्स के ऊपर एक जो है ओपरकुलम, यहाँ पे एक सी शेप का आपको कवरिंग दिख रहा होगा, इस कवरिंग को ओपरकुलम कहते हैं। और इनके अंदर 4 गिल्स एक तरफ और 4 गिल्स दूसरी तरफ, यानी टोटल 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होती हैं। स्किन इज कवर्ड बाई साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स, इनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं जिन्हें साइक्लॉइड, प्रेडेशियस का मतलब होता है बेटा शिकारी, शिकार करने वाले, ठीक है। प्रेडेशियस होते हैं शिकार करने वाले, प्रेडेटर, ठीक है। स्किन पे ऑस्टिकथीज की बात करें तो इनकी स्किन पे भी हमें स्केल्स मिलते हैं बॉडी पर, उन्हें साइक्लॉइड स्केल्स कहा जाता है। एयर ब्लैडर इनमें पाया जाता है जो इनका बायंसी को रेगुलेट करता है। इनमें हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। हमने बोला केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है हार्ट में और इसलिए उसे वीनस हार्ट या बेनियस हार्ट कहा जाता है।
दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल डायशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, स्पॉनिंग करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट यानी इनमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। तो ये पॉइंट थे ऑस्टिक के बारे में। एग्जाम्पल हमारे सामने दो दिए हैं। एक हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहा जाता है। एक पॉइंट याद रखना, इट इज द ओनली बोनी फिश दैट स्विम हॉरिजॉन्टल। ये एक अकेली फिश है जो सीधे खड़े खड़े स्विम कर सकती है। ठीक है, याद, इससे रिलेटेड पॉइंट पूछता है। अच्छा, इसमें मेल जो है उसमें ब्रूडिंग पाउच पाया जाता है। ये भी एक पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं हिप्पोकैम्पस में। दूसरा एग्जांपल जो है कैटला का दिया है। मरीन फिश की बात करें तो फ्लाइंग फिश पाई जाती है, एक्सोसीटस। फ्लाइंग फिश, आपने अगर मूवी देखी होगी लाइफ ऑफ पाई, तो उसमें वो उड़ती हुई मछलियां खूब सारी आती हैं, उसकी जो है बोट पर उस वो गिरती हैं, तो उन्हें एक्सोसीटस, दे आर फ्लाइंग फिशेस। ठीक है, इनके फिन्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और विंग्स के फॉर्म में ये ग्लाइड कर सकती हैं लंबी दूरी तक, यानी इवन अप टू 100 to 150 मीटर तक ये ग्लाइड कर सकती हैं। फ्लाइंग फिश कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहते हैं। फ्रेश वाटर की फिश है लैबियो रोहिटा जिसे रोहू फिश कहा जाता है। कैटला कैटला जिसे कैटला कहते हैं। क्लैरियास जिसे मांगुर कहते हैं। एक्वेरियम में पाई जाने वाली फाइटिंग फिश बेटा एंड एंजल फिश जो है पेट्रोफिलम। तो ये नाम याद रखना, इन पे क्वेश्चन आते हैं जो नाम एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। और ये था हमारा क्लास ऑयस्टिक थीस, और मेरे ख्याल से पीशीज को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। और इसके आगे हमारा केवल टेट्रापोडा वाला पार्ट बचता है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे जो मैंने आज डिस्कस किए। अब किसी के कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है बेटा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन